Hello everyone, welcome again to online session of Monolaw classes. I'm Dinesh Kumar, and in today's session I will discuss with you the most important topic of current legal GK, and in this video I will discuss the most important news regarding the current legal GK in the month of January, from the 1st January to 31st January. And the first news is जस्टिस B.R. गवई को नए चेयरमैन बनाए गए हैं। जस्टिस B.R. गवई जी, he has been nominated as the new chairman of Supreme Court Legal Service Committee. अब what is this Supreme Court Legal Service Committee? क्या होता है इसमें? देखिए, जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या जिन मैटर में सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होता है, और अगर किसी पार्टी का केस सुप्रीम कोर्ट में है और उस पार्टी के पास इतने पैसे नहीं हैं या उस पार्टी के पास नॉलेज नहीं है कि वो अपने केस को मतलब फाइट कर सके सुप्रीम कोर्ट में या आर्ग्यू कर सके, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी होती है जो ऐसे पर्सन की हेल्प करती है। तो ऐसे पर्सन को फ्री में एडवोकेट दिए जाते हैं बाय दिस कमेटी, ठीक है। तो अब मिस्टर गवई जो है, B.R. गवई, इनको अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का चेयरपर्सन, ठीक है। अब इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है संजीव खन्ना जी को, ठीक है। और संजीव खन्ना जी जो हैं वो टॉप मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के आफ्टर द CJI। नाउ वी कम टू दिस, ये सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी कहां से आती है? तो इसके लिए आता है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। तो जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है 1987, उसके अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं रिगार्डिंग द फ्री लीगल एड। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में अगर जाएं तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 में दिए गए हैं, ठीक है। अब इसी पार्ट 4 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इस अमेंडमेंट के द्वारा एक आर्टिकल इंक्लूड किया गया था जो कि आर्टिकल है 39A। अब ये आर्टिकल 39A बात करता है फ्री लीगल एड। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो एनफोर्सेबल नहीं है, मींस वो सरकार के ऑब्लिगेशन तो हैं, लेकिन सरकार अगर उन ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करती तो हम सरकार के अगेंस्ट या पार्लियामेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 37 ये कहता है कि दीज आर मींस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर not legally justiciable, but these are fundamental in the governance of a country. Means भले ही ये justiciable नहीं है, भले ही इनके एनफोर्समेंट के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन ये देश की गवर्नेंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इसीलिए गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो इन पर लॉ बनाए। अपनी इसी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए गवर्नमेंट ने आर्टिकल 39 में क्या बनाया? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। अब ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, सारी फ्री लीगल एड जो दी जाती है हमारे देश में, भले ही वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, हाई कोर्ट लेवल पर हो या सुप्रीम कोर्ट लेवल पर हो, वो सारी दी जाती हैं इस एक्ट के द्वारा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, एक तो आर्टिकल 39A है, एक 42nd अमेंडमेंट है, और ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, और ये रिसेंट, दिस विल बी आस्क्ड इन द करंट लीगल जीके। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है, ये जो हमारा एक्ट है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ये आया था 9 नवंबर 1987 को लागू हुआ था, इसलिए इस डे को हम नेशनल लीगल सर्विस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाते हैं? तो हम इसको मनाते हैं 9 नवंबर को। दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। Now we come to next news. This is the Kerala government challenges center's borrowing ceiling in Supreme Court.
तो बेसिकली आर्टिकल 293 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट पैसे उधार ले सकती है। मींस अगर आप देखें कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों ही ज्यूरिस्टिक पर्सन है। ज्यूरिस्टिक पर्सन का मतलब ये है कि इनके वो ही राइट्स हैं जो एक नेचुरल पर्सन के होते हैं। मींस जैसे हम लोग नेचुरल पर्सन हैं, इसी प्रकार हमारी जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो दोनों ज्यूरिस्टिक पर्सन है। अब ज्यूरिस्टिक पर्सन का मतलब क्या होता है कि कानून ने उन दोनों पर एक ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी इम्पोज कर दी है, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि वो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह ही उनके राइट्स हैं और उनकी कुछ ड्यूटीज हैं। उसी राइट में आर्टिकल 292 जो है वो बात करता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मींस भारत सरकार, वो पैसे बोरो कर सकती है, ठीक है। इसके आधार पर सिक्योरिटी किसकी रखते हैं, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी पर ले सकते हैं पैसे। सिमिलरली आर्टिकल 293 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पैसे बोरो कर सकती है। नाउ हुआ क्या रिसेंटली कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने केरला गवर्नमेंट पर ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो पैसे नहीं उधार ले सकते बाहर से। तो इसी लिमिट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया अंडर आर्टिकल 31 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और आर्टिकल 31 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, अगर आपको याद होगा, इट इज रिलेटेड टू द ओरिजिनल jurisdiction of Supreme Court. It is related to the original jurisdiction of Supreme Court. अब क्वेश्चन ये है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट किन मामलों में होता है। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये होता है कि जो मैटर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उनको हम मानते हैं कि वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में फॉल करते हैं। अब ऐसे कौन से मैटर हैं, तो अगर कोई भी डिस्प्यूट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में होता है, तो ऐसे मैटर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब केरला गवर्नमेंट का कंसर्न ये है कि इस तरह की लिमिट अगर लगाई जाएगी तो ये उसकी फिस्कल ऑटोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अफेक्ट करेगी। कैसे अफेक्ट करेगी, देखिएगा, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या जो हमारा देश भारत है, वो एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है कि स्टेट की सारी एक्टिविटीज जो हैं वो देश के लोगों के लिए ही होंगी, यानी कि उनके बेनिफिट के लिए होंगी। अब स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाती हैं जो कि लोगों के बेनिफिट के लिए होती हैं, जैसे लोगों को घर देना, लोगों को फ्री एजुकेशन देना और लोगों को फ्री ट्रांसपोर्टेशन देना या लोगों के घर बनवाना। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, ठीक है। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे तो वो अपने वेलफेयर मेजर को नहीं ले पाएंगे। सिमिलरली दूसरा पॉइंट ये है, उनका कंसर्न ये है, मींस स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न ये भी है कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, उसको अफेक्ट करता है। अब ये फेडरल स्ट्रक्चर क्या है कि देखिए, आप समझते हैं कि हमारे देश में फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में काम करती है इंडिपेंडेंटली, और साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने क्षेत्र में इंडिपेंडेंटली काम करती है। अब अगर भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री इस तरह की लिमिटेशन लगा देगी किसी की बोरोइंग पावर पर, तो वो अपने काम को इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं उनके जो राइट है उसमें इंटरफेरेंस माना जाएगा। सो दिस इज द रीजन इस जो मूव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसको चैलेंज किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। नाउ वी कम टू करण सिंह प्रोक्लेमेशंस ऑफ 1949। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जो आर्टिकल 370 है is used to give special status to the state of Jammu and Kashmir. Special status to the state of Jammu and Kashmir. ये स्पेशल स्टेटस देता था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। इसको 2019 में रिवोक कर दिया गया और वहां पर हमारे देश के जो कानून हैं वो एप्लीकेबल होने लगे जैसे कि अदर स्टेट में होते हैं। अब स्पेशल स्टेटस का मतलब ये था, अगर हम अपने देश के किसी कानून को वहां लागू कराना चाहते थे तो हमें जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली की परमिशन की आवश्यकता होती थी, जो जनरली नहीं दी जाती थी।
इसका कॉन्सिक्वेंस ये था कि हमारे बहुत सारे कानून जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होते थे। ठीक है, अब जब 2019 में इसको रिवोक कर दिया गया आर्टिकल 370 को, तो अब फिर से इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कि वो जो गवर्नमेंट का डिसीजन था, जिस डिसीजन के द्वारा इसको रिवोक किया गया, क्या वो कानूनी तौर पर सही था या नहीं था। तो उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, वो डिसीजन पूरी तरह से करेक्ट था। जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर भारत का पार्ट हुआ, तो जम्मू एंड कश्मीर के पास फिर उसके बाद कोई सॉवरेनिटी नहीं बची। मींस जम्मू कश्मीर भारत में एक्सेस होने के बाद कोई सॉवरेन स्टेट नहीं रहा। ऐसा क्लैरिफिकेशन हमें मिलता है करण सिंह प्रोक्लेमेशन। तो बेसिकली जो करण सिंह जी हैं, इनके फादर थे हरि सिंह। हरि सिंह उस समय पर राजा थे जम्मू एंड कश्मीर के। तो यहाँ पर इनकी एक प्रोक्लेमेशन थी 1949 की, जो ये कहता है कि प्रोक्लेमेशन कहती है कि उन्होंने पूरे, जब वो जम्मू एंड कश्मीर भारत का पार्ट बना, तो उसकी कोई अपनी सॉवरेनिटी नहीं थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर के पास कोई सॉवरेनिटी नहीं थी, तो जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट था। ठीक है, और इंटीग्रल पार्ट था, और उसमें भारत के कानून लागू हो सकते थे। इसलिए ये जो डिसीजन है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, by to revoke this article 370 of Constitution of India, it is constitutionally valid. Now we come to next, constitutional bench examine challenges to citizenship act section 6A। तो बेसिकली ये जो सेक्शन 6A है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया, और अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को इस ग्राउंड पर चैलेंज किया जाता है कि पहली बात तो ये सेक्शन केवल आसाम के रेफरेंस में है। ठीक है, तो इसको इस ग्राउंड पर चैलेंज किया गया कि आर्टिकल 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो सभी के लिए इक्वल राइट की बात करता है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। लेकिन ये सेक्शन केवल आसाम के लोगों की बात करता है। अब इसकी थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें तो क्या है, हमारा जो देश का एक स्टेट है आसाम, उसमें बहुत सारे जो बांग्लादेश के लोग हैं वो एंट्री करते हैं, और बाद में वो क्या करते हैं, वो भारत की सिटीजनशिप ले लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, एनआरसी, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करने की बात वहां पर की गई। तो क्वेश्चन ये आया कि किस पर्टिकुलर डेट से वहां पर लोगों को सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा। तो हमारे जो सिटीजनशिप से संबंधित प्रोविजंस हैं, वो पार्ट 2 में दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, और वहां पर 19 जुलाई 1948 रखी है। लेकिन यहाँ के लिए वो एक दूसरी डेट रखी गई है, दैट इज आई थिंक 25 मार्च 1971। तो जब हमारा और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और जिसके बाद बांग्लादेश एक कंट्री बना था, तो मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द बांग्लादेश एंटर्ड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जब वो भारत की टेरिटरी में एंटर किया, तो उसने हमारे जो आसाम है उसकी डेमोग्राफी को चेंज कर दिया। तो अब इस ग्राउंड पे चैलेंज किया जा रहा है, एक तो वहां पर उनकी जो डेमोग्राफी वो चेंज हो जाएगी, दूसरी बात ये है कि जो आसाम के लोग हैं, उनकी अपनी पर्टिकुलर कल्चर है, ट्रेडिशंस है, वो भी अफेक्ट होगी। तो ये उनके आर्टिकल 29 को भी वायलेट करेगा। अब आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 ये कहता है कि सभी के पास, सभी लोगों के पास और सभी सिटीजन ऑफ इंडिया के पास ये राइट है कि वो अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को बचा के रख सकते हैं। तो अब अगर आसाम की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, यानी कि वहां पर आसामीज लोग की जगह दूसरे लोग आ जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं उनकी कल्चर को भी अफेक्ट करेगा। सिमिलरली ये एक डिफरेंट डेट प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसको आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट माना गया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, नेशनल डेंटल कमीशन बिल। तो एक नया बिल आया है ये, और दूसरा बिल है हमारा नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023। अब ये दो बिल नए आए हैं, और इन दो बिलों ने जो हमारे पुराने एक्ट थे, पहला एक्ट था हमारा द डेंटिस्ट एक्ट 1948, और दूसरा द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947, इनको रिप्लेस किया गया। अब ये बिल लाने के पीछे पर्पज क्या है कि ये जो दो हमारे कोर्सेज हैं, एक डेंटिस्ट से संबंधित है और दूसरा नर्सेज से संबंधित है, इनको और कॉम्प्रिहेंसिव बनाना।
साथ ही साथ ये जो इसमें एक कमीशन बनेगा और जो ये जो नेशनल कमीशन, नेशनल डेंटल कमीशन होगा, ये एक ऑटोनोमस बॉडी होगी, जैसे कि हमारी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि सारे मेडिकल को देखती है। तो यहाँ पर उसको बाइफरकेट कर दिया गया है और इसके पास पावर दे दी गई है नेशनल कमीशन ऑफ नेशनल डेंटल कमीशन के पास। अब नेशनल कमीशन डेंटल के पास ये पावर होगी, नेशनल डेंटल कमीशन के पास ये पावर होगी कि वो उस डेंटल एजुकेशन को पूरी तरह से रेगुलेट करेगा और उसको और उसमें रिसर्च की जाएगी और ताकि उसको एक ग्लोबल लेवल पे प्रोवाइड किया जा सके। और जिसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि जो हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, जो भी लोग इसको पास करेंगे डेंटिस्ट का कोर्स, वो उनको एक बेहतर सर्विसेज दे पाएंगे। अब अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर केवल 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो सकता है ये कि कौन कौन से नए बिल आए हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि इन्होंने किस किस को रिप्लेस किया है। तो हमारा जो द डेंटिस्ट एक्ट 1947 को रिप्लेस किया है और द नर्सिंग एक्ट, द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 को रिप्लेस किया गया। So dear students, that's all for today. I will come again with more such videos. Till then, thank you very much. Goodbye.